वो स्कूल को शायद पेरेंट्स लोग भी माफ नहीं करेगा, इतना छोटा बच्चा को कुत्ता मीट खिला देते। स्पेशली ईटानगर में चला रहा है, सुनने में आ रहा है कि बच्चे को आपका कुत्ता का मीट को भी सर्व कर रहा है, बोला ऐसे कुछ हमको घटना सुना है। तो उसी का सिलसिला में इंक्वायरी चल रहा है। हम कुछ वर्कर से पता चला है कि डॉग का मीट को भी बच्चे को सर्व करो, बच्चे को पता ही नहीं वो खा रहा है। तो हम लोग ऐसे 2-3 स्कूल को हम लोग थोड़ा वो कर रहे हैं, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन पूरा लग रहा है, हमारा टीम पूरा इंक्वायरी कर रहा है। हम लोग बच्चे को पूछताछ अभी लग रहा है, क्योंकि स्कूल का नाम हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा बाद में हम लोग बता देंगे जब पूरा एविडेंस का साथ होगा। अगर दोबारा ऐसे हम लोग पाया जाता है उस स्कूल का अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेन होगा। और साथ ही साथ ऐसे जो आज जो गाइडलाइन बनाया हमारा विजिलेंस टीम जो मंडे से शुरू होगा, जो स्पेशली फर्स्ट हमारा गाड़ी का चेकिंग शुरू होगा। पर स्कूल का बस को हम लोग मंडे से चेक करेगा हमारा विजिलेंस टीम, उस बस में हिंदी में है कि नहीं और कितना स्पीड में चल रहा है गाड़ी, उसका चेक करें। क्योंकि शायद ये अप्रैल मंथ में भी शायद एक घटना हुआ है कि आलोंग शायद वेस्ट सियांग साइड में ना ऐसे हुआ, बस से एक बच्चा गिर के मर गया बस, क्योंकि इसमें शायद हिंदी में नहीं था। तो उसी को देखते हुए हम लोग ये पॉइंट को डाला है। और हम लोग मंडे से हम लोग पूरा स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, जिस गाड़ी में हिंदी में नहीं है उसी गाड़ी को हम लोग उसी समय स्पॉट में पकड़ कर रखेंगे और स्कूल का मालिक को बुलाएंगे। और दूसरा हमारा मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक हमारे स्कूल्स के सभी मेंबर्स को मेरा एक रिक्वेस्ट इस मीडिया के माध्यम से है, आप लोग स्कूल को अगर चलाना है तो बिजनेस वैसे नहीं चलाना है, आप स्कूल को चलाइए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना है और स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा के लिए आप लोग नॉट ओनली बिजनेस के लिए भी नहीं सोचना है। तो ये सभी स्कूल से मेरा एक मेरा डायरेक्शन है, आप लोग उसको सही ढंग से चलाइए और हम लोग का गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। कल को हम लोग का गाइडलाइन को आप लोग नहीं मान के आप लोग चलाएगा या कुछ करेगा, खुशी में कुछ स्कूल में इंसिडेंट हो गया, हम लोग एसोसिएशन जो आप लोग का साथ नहीं देगा, उल्टा हम लोग एसोसिएशन आप लोग ऊपर में भी एफआईआर कर देगा। ये सीधा सा बात है। और हमारा अरुणाचल के जितने भी बिल्डिंग ओनर से मेरा रिक्वेस्ट है, स्कूल बिल्डिंग को आप लोग रेंट में सिर्फ देख के आप लोग पैसा सिर्फ नहीं कमाना। आप जब स्कूल बिल्डिंग को स्कूल चलाने का रेंट दे रहा है तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि वो स्कूल कैसे चल रहा है, बीच बीच में आप विजिट भी करना है। फिर बिल्डिंग को सिर्फ भाड़ा ले लेता है और स्कूल क्या चल रहा है अंदर उसका पता नहीं चलता है, तो ऐसे नहीं होना है। और दूसरा एक 2-3 जगह से हमको कंप्लेंट आया है, जो हमारा अरुणाचल में आउटसाइडर से जो स्कूल लेके जो इस पर सुन रहे हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग दोबारा ऐसे गलती काम मत कीजिए। जो कुत्ता मीट आप स्कूल बच्चा को खिला रहा है, आप अगर खाना है तो खाइए ना, लेकिन स्कूल का अंदर में मार के उसमें चिकन का साथ मिला के नहीं खिलाना है। ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ कोई स्कूल से भाग के आया जो हमको कुछ बताया कंप्लेन, तो इसलिए ये बात को मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए और रिगार्डिंग ये ओपन स्कूल का ऐसे है, हम लोग सोचता है कि हम लोग, मैं भी खुद स्कूल चलाता हूँ, मैं 10-12 बच्चा को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ हॉस्टल में 100%। तो हम लोग सोचता है कि हम लोग क्यों स्कूल को सिर्फ हम लोग अपने लिए भी क्यों जीना है, दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना है। हम लोग दूसरे के लिए कुछ तो करना है हमको, क्योंकि ये धरती पे बार बार तो हम लोग आएगा नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए कुछ करके जाना, इसलिए ये ओपन स्कूल का हम रखा है। क्योंकि ओपन स्कूल का ऐसे कि हर साल फिर ओपन स्कूल मतलब हर साल आपका 2 बच्चा को हर स्कूल में नहीं डालना है, सिर्फ आपको 2 बच्चा को सिर्फ पढ़ाना है। अगर आप 2 बच्चा एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास 3 में घुसाया, आपका स्कूल में 10 तक है, आप 10 तक ही पढ़ा देना उसको। अगर वो बच्चा कोई पेरेंट्स अगर विड्रॉ करके ले जाता अलग बात है, तो उसका जगह में अलग बच्चा देता। लेकिन अगर आप 2 बच्चा पढ़ा रहे हैं, आपको नेक्स्ट 1-2 साल का बाद 2 बच्चा फिर आप लोग हम लोग नहीं डालने देगा, वही 2 बच्चा को आप अच्छा से पढ़ा देना है। यही हमारा एक एसोसिएशन का तरफ से डायरेक्शन है कि आपको हर साल में 2-2 बच्चा स्कूल में नहीं डालना है। और डालने के लिए ऐसे होगा स्कूल, और स्कूल का सिलेक्शन भी पेरेंट्स नहीं करेगा, और डीसी करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन करेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन टीम मेंबर्स होगा और दीदी ऐसे लोग, ये लोग कर कौन से स्कूल में डालना वो लोग तय करेगा। पेरेंट्स लोग अपने से तय नहीं करेगा कि वो बच्चा हम उधर ही डालना है, ऐसे फोर्सफुल नहीं होगा। तो ये था। तो जो भी आज हम लोग गाइडलाइन जो लोगों को बताया, आपके मीडिया के माध्यम से बताया, तो हम चाहता कि जितना भी स्कूल्स है इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करेगा तो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ तो किसी के लिए कोई बुराई बोला तो हम लोग गाइडलाइन नहीं बनाया, आपका सेफ्टी के लिए बनाया। क्योंकि मीडिया लोग, आप लोग भी पता है, हर वक्त स्कूल में घटना होता है, बच्चा मर गया, रैगिंग हो गया बोलते हैं, ये हम लोग भी सुन के हम लोग बहुत दुख लगता है
किसी बच्चा को 9 महीना कोख में पाल के उसको जन्म दे के बड़ा करके उस बच्चा को स्कूल में दे, अगर वो बच्चा अगर इस दुनिया में नहीं होकर चला जाता है, उस माँ पिताजी के लिए बहुत दुख होता है। तो उसी दुख को हम लोग देखते हुए हम लोग ये गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली बनाया है, और हम लोग इस बार स्ट्रिक्टली चेक करेगा स्कूल का पूरा। आप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं करना है, आप बच्चों के भविष्य के लिए देखना पड़ेगा। इसलिए मैं स्पेशल लोकल अरुणाचल के लोकल बिल्डिंग ओनर्स को बोलता हूँ, कल को हम लोग कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन करते समय आप लोग हम लोग का सामने बीच में दीवार बन के खड़ा नहीं होना, खड़ा होगा वो आप लोग के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इतना कहकर मैं इस मीडिया को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सर मेरा एक सवाल है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को लेके पूछना चाहिए, क्योंकि आपके गाइडलाइन में भी है, आप लोग ने आज उसको मेंशन नहीं किया है। मैं पूछना चाहूँगा कि आपका गाइडलाइन में ये लिखा है कि जितना भी प्राइवेट स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के में जो स्पेस है वो 8000 स्क्वायर किलोमीटर होना है, जो प्राइमरी स्कूल का है उसका 4000 स्क्वायर किलोमीटर। हमने कहा है भी देखा है, इसको मैं रिवील करना नहीं चाहूँगा, तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, और खास करके 2 करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में। तो आप इस चीज़ को लेकर आप लोग इस गाइडलाइन को लेकर आप लोग अभी एसोसिएशन क्या इनिशिएटिव ले? एक्चुअली सभी जितने भी अरुणाचल प्रेस क्लब के सभी मेंबर्स को हार्दिक नमस्कार। एक्चुअली हम लोग आज जो आए हैं रिगार्डिंग हम लोग का अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स का गाइडलाइन के बारे हम लोग आए, ताकि आपके इस मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चले और स्कूल को पता चले और पेरेंट्स को खास तौर पे पता चले। तो उसी का सिलसिला पे हम लोग आज इस मीडिया के माध्यम से आया है, और हम लोग 2-3 राउंड मीटिंग जो हुआ है उसके बाद हम लोग आज अपने जो एजेंडा को हम लोग क्लैरिफाई करने आया है यहाँ। और मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूँगा, मेरा नाम श्री युवा बुलेट, मैं प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, और दूसरा मेरे लेफ्ट पे मेरे ये मैम मिसेस परिणीति दास हमारे इस एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रिंसिपल ओरियन इंटरनेशनल स्कूल होलोंग जी के हैं, और दूसरा मेरा राइट पे है श्री तातुंग तान्या हमारे विजिलेंस के सेक्रेटरी है हमारे इस एसोसिएशन के। तो मैं आज के इस मीटिंग के गाइडलाइन को मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्पोक्स पर्सन मैम जी, आप थोड़ा सा मीडिया के सामने हाईलाइट करें। Good afternoon to all the media persons. So I am Pranati Das. I am the Vice Principal of Orient International School, and I am the spokesperson of all Arunachal Pradesh Private School and Children Welfare Association. So I just want to give you the guidelines that has been constructed by the association. You see, when we run a school, we need some proper guidelines so that there is safety and everything maintained inside the school campus. So first of all, I want to read the guidelines, then I can explain it to you. So the first point. आप read नहीं करके direct वो कर दीजिए. Okay. So we are, first is the traditional dress code. See, each and every tribe or district in this Arunachal Pradesh has their own culture, isn't it? So to preserve this cultural identity, the association has set a rule that every Friday, each and every student and the staff members of the school will wear the traditional dress so that they can preserve their cultural identity. That is the first point. And next, school bus policy. We see sometimes what happens when we run the school bus, in the middle of the road, the bus breaks down, and sometimes what happens, there is some accident also with the bus. So we have set up a rule that no school bus will run more than 5 years in any school from the date of purchase. So after when the bus becomes old than 5 years, so we must withdraw or discard that bus from the transportation service. So no school should run the bus more than 5 years from the date of purchase. Then safety measures. The bus must not run more than a speed of 40 kilometers per hour. Because you see in Arunachal Pradesh, the roads are very winding. It's not straight and it's not very like a valley also. It's a uphill, downhill road. So when we go in more speed, there is a likely chance for the bus to slip, or maybe they cannot turn the road if they're in a very high speed. So as a rule, all the school buses should run at a speed limit of 40 kilometers per hour. And there must be a helper in every school bus. See, there are small children who come to school by bus. Whenever the bus stops, it is the duty of the handyman or the helper
to hold the child by the hand and make the child cross the road. Sometimes what happens, the child gets down from the bus and starts running. So that child cannot see if a vehicle is coming from the other side. So he might get hit. So it is a duty of the helper in the bus to take the children, to make the children cross the road and reach the other side. Next, there must be some emergency contact numbers. So in most of the school buses, we don't see the emergency contact numbers. Especially here, I haven't seen that. So what happens? We must have the emergency contact numbers displayed at the back side of the bus. In case of ambulance, sometimes what happens when the bus meet with an accident? So people, they cannot find where to call, whom to call. So if we display the number at the back side of the bus, it will be easy for the passerby to contact the ambulance, then the fire service and the police station. So it is very much compulsory to display these numbers at the back side of the school bus. Then also within the school premises, inside the school, maybe near the principal's office or anywhere, we have to display the emergency numbers so that in case of any disasters, suppose there is fire or natural calamities, so what happens? We can contact those people whose numbers are displayed on the school premises. So it's very much important because we never know when natural calamity comes. So if we display the numbers, anybody can call for helpline. Then hostel warden. See, we have seen in many hostels, there are wardens, but all the wardens do not perform their duty properly. So it is very much required that there should be 2 assistant wardens in each floor and as the warden, because if there are 2 assistants in that floor, they can vigilance, they can see the safety of the students and they can supervise whatever is going on inside the hostel. Then CCTV installation. So I think especially inside the boys hostel, we must have CCTV cameras because we never know when the boys, they fight with each other, what they do inside the hostel. We should not leave them alone. So inside the hostel, it's very much important to install the CCTV cameras, especially in Orion International School. Inside the senior boys hostel, we have the CCTV camera so that we can monitor each and every step of every child, what they are doing inside the hostel. So it's very much important. And also in the corridors, inside the school campus, everywhere there should be a CCTV camera so that we can, at the end of the day, we can see what was going on inside the school. Because in the hostel we see nowadays there's a trend of ragging. Senior students, they bully the younger ones. So when there is a CCTV camera, the students, at least they will get that much of scared that we are being watched by the management. So CCTV cameras should be installed. Then hostel, food safety. See, in many hostels, the food is not up to the mark. So what happens? We cook those food and give it to the students. So sometimes the students suffer, maybe from stomach ache, maybe from food poisoning. So what we have to do, before we serve the food to the students, those foods should be tasted and should be checked by the hostel staff, especially the cooks, or we can make the assistants eat those food before we give it to the students, because it's very much important. There can be anything can fall in that food. So there might be a food poisoning or that old stale food, maybe that food has become old and stale. So we should give it to the hostel staff before giving it to the students. So it will ensure that the food is of good quality and it is safe for the students to eat. Then kitchen hygiene. The kitchen should always be neat and clean, especially the place where the food is cooked. It should be very clean. Otherwise what happens, if that portion of the kitchen is not clean, we'll get cockroaches, then flies and everything. Then what happens, there is a probability of those insects falling into the food. So it can create a problem for the students as well as for the staff of the school. Then again, one more point we have taken, admission for orphan students. So orphan students, sometimes what happens, they don't get the privilege to study. So what happens, each private school, they must provide free admission to at least 2 orphan students.
all the students must give admission to 2 orphan students, and those orphan students should be certified by the district administration. So they must know, yes, these are really the orphan students who don't have parents, so that they can be admitted into the school. So selection and approval of these students will be made jointly by the association and the district administration. And the deputy commissioner, he will act as the chairman for the selection process, because many students might come. So there should be a selection process to select the orphan students. So the DC, he will act as a chairman in selecting those students who are orphans. The next is the district association representation. So the president of the district association, he will function as a member secretary for the district level and related to all these guidelines that we have made. And if there is no district president, then the state association, they take the responsibility and they will coordinate with the deputy commissioner of that particular district. So if there is no district president of the association, then all the private schools, they must obtain a membership from the association for a minimum period of 3 years. So each and every school of the state, those private schools, they must be a member of this association for 3 years, and it starts with effect from this year, that is January 2026. So all the private schools must become the member of this association. Then we have set up a vigilance team also. So these vigilant teams, they are appointed by the association. They will visit all the private schools and they will see the condition, the standards of the school, and are they member of the association or not. And those reports that is written by the vigilance team shall be submitted to the association. They will see the safety measures of the school. Are the students safe? What are the conditions of the kitchen? Is the food quality good? And what are the hostel qualities? Is the hostel running in a proper manner? So everything will be written by the vigilance team and will be submitted to the association. Then one more thing, you see, there are some parents, what they do, they put the students in one school, they will finish that class, and what they will do, they will never pay the fees, and after that they'll take the student and admit him into some another school. So fees pending of that previous school they never pay, and they will admit that child to another school. So it is happening, it happened many times. So to stop that practice, what the association did, no school shall admit a student with proper transfer certificate. If the transfer certificate is not produced during the time of admission, no student will be admitted in that school. And especially the PEN number, permanent education number, is given to every student. And without this number and without the transfer certificate, no student shall be admitted in any school. So for that, what happens? The parents cannot take the student from that school and go to other school, because the school must ask for the transfer certificate and the PEN number. So we have set up this rule also. And if some schools, if they will admit the student without TC and the PEN number, then the association has decided they can put a penalty or the fine on that school. Because it is happening here, I have seen that before also. Then protection of school staff and management. Some parents, they become very aggressive. They come to fight with the teachers, with the management. So it is said that no parents or outsiders can threaten or physically assault or misbehave with any teacher, the staff member or the management personnel, without any valid reason. So if there is no valid reason, no parents or outsiders can come and they can threaten the staff and the management. And if such cases happens, legal actions will be taken by the association. Then uniform academic calendar. So the association is thinking of making the academic calendar from 2027 onwards, so that all the private schools in Arunachal Pradesh, they follow the common academic calendar, except those schools located in Tawang and Zero districts in that region, because you see there are winter months are very cold. So in Zero the schools are
closed for 3 months. So for that, in that case, the schools of Tawang and Zero districts will be accepted due to the local conditions. Otherwise, all schools of Arunachal, private schools of Arunachal Pradesh will run under same academic calendar. Opening of the schools, examinations, closings, vacations, everything will be same for all the private schools in Arunachal Pradesh. Then the last is the annual academic schedule. So the yearly schedule, the classes start from the month of April. So what happens? This academic schedule will be made in the month of December every year, so that by the month of January or February, we can submit it to all the private school associations of Arunachal Pradesh, so that we can give it to all the schools to run that particular same calendar in that particular academic year. And this will be in force from 2027. So these are the guidelines that we have made to run smoothly all the schools of the Arunachal Pradesh, so that each and every student feels safe inside the school campus, and all the teachers, it is beneficial to the students, to the parents, as well as to all the staff members of the school and the management. I hope, I thank all of you for listening patiently and lending me your ears. Thank you very much.